नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी और अपनी दिन भर की तेजी को मार्केट्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं। 84 अंक ऊपर है निफ्टी 8861 के लेवल्स पर। सेंसेक्स में भी 250 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। लीड कर रहे हैं ऑटो, बैंक और इंफ्रा स्टॉक्स। अगर कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक कुछ टॉप गेनर्स रहे। लेकिन अब तक का ओवरऑल एक्शन क्या रहा, ये जान लेते हैं बाजार अब तक में वीरेंद्र से। बताइए। शुक्रिया दीपाली। अगर आप देखें, हालांकि सुबह बहुत शार्प थे, तेज थे, लेकिन देखिए जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। इंट्राडे ने 8840 को वॉलेट नहीं किया। सुबह से जो तेजी थी वो नीचे आई, बाजार नीचे आया, लेकिन 8840 को अपने वॉलेट नहीं किया। 5 फैक्टर्स जो क्रिटिकल फैक्टर्स है जहाँ पे फोकस करेंगे हम फेड के फैसले के बाद। दुनिया भर के बाजार तेज, उसमें एक भारतीय बाजार भी है। और आई थिंक यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग के बाद, एक स्टेबल, एक डिसाइसिव ओपनिंग के बाद हमको एटलीस्ट अपना उस मोमेंटम को बरकरार रखने में मदद मिली। लेकिन आखिरी का 1 घंटा बड़ा क्रिटिकल होगा। ऑटो, फाइनेंस, फार्मा शेयरों में आज जमकर खरीदारी है। और आई थिंक ऑटो में अगर आप देखें लीडरशिप एक बार फिर किसने ली है? मारुति ने, नो डाउट। अगर आप देखें फार्मा में, लुक एट अरविंदो फार्मा, अब इस दौर के नए हाई पे स्टॉक कारोबार कर रहा है। उसके बाद मेटल, ऑटो एंसिलरी अगर आप और एडीजी शेयरों को देखें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी तेजी है। स्पेशली अगर आप देखें जो शिपिंग शेयर हैं, केमिकल हैं, डेयरी शेयरों में यहाँ भी उछाल है, जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मिड कैप और स्मॉल कैप में होती है। और लास्ट फैक्टर जिस पर फोकस करूंगा शिपिंग के बाद, केमिकल के बाद, वो है आईटी एफएमसीजी शेयरों पर दबाव। एंड नो डाउट आज जिस प्रकार का एग्रेसिव सेशन है, डिफेंसिव बैकफुट पे दीपाली जी, डिफेंसिव बैकफुट पे हैं। आईटी स्टॉक्स आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वो एक्शन वाले शेयर्स हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे अंतिम बाजी में। ऑरोबिंदो फार्मा 5.5% की गेंस डे हाई पर। इंडसइंड बैंक 2.5% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प, ग्लोबल स्पिरिट, असाही सोंगवान एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है मिड कैप कैटेगरी से। एक्शन में है एचसीएल इन्फोसिस्टम, सुबह से स्ट्रॉन्ग है। शेयर अभी भी 13.5% ऊपर। ऑटो एंसिलरी स्पेस से भारत गैस करीब 20% के अपर सर्किट पर। श्रेयस शिपिंग, टोलब्रस ऑटो और बीपीएल ये कुछ स्टार परफॉर्मेंस रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव मूव है इस सेक्टर में। अगर देखें सबसे ऊपर है डी लिंक मिड कैप में, कैमफेब अल्कलीज। अगर देखें यहाँ तेजी, हिकाल, शांति गियर्स, अमर राजा बैटरीज। याद रखिए अमर राजा बैटरीज इस वक्त वायदा कारोबार में सबसे बड़ा टॉप ओआई गेनर है। अजंता फार्मा, रिलायंस, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज और जेएमटी ऑटो यहाँ पे तेजी है। लेकिन इस स्लाइड में जब से जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है और जो कि शायद इंडेक्स का डाउन साइड कैप कर सकती है, वो क्या है? याद रखिए रिलायंस, वेरी क्लोज टू 1100, बड़े एक क्रिटिकल सप्लाई जोन के बेहद नज़दीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त 2 मेहमान हैं, वीके शर्मा और आई थिंक उससे कुछ देर बात करेंगे निपुण मेहता भी होंगे हमारे साथ। लेकिन एक बार जरा प्लीज़ आप वो स्टॉक्स दिखाइए जो कि टॉप ट्रेडेड काउंटर्स की श्रेणी में है। और थोड़ा सा मैं ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को भी देखूंगा। जरा प्लीज़ अगर आप एक बार टॉप ट्रेड काउंटर्स दिखाइए, वो काउंटर जहाँ पर इस वक्त सबसे सिवियर वॉल्यूम्स हैं, और उस तरफ कौन से स्टॉक्स खड़े हैं ये भी देखते हैं एक बार जरा। आप देखिए फेडरल बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस। याद रखिए सुबह डेरिवेटिव्स में सबसे ज़्यादा मजबूत शेयर ये था। आईएफसीआई, एसबीआई अभी भी रेंज में, लेकिन एचसीएल इन्फोसिस्टम ने एक डिसाइसिव क्लियर ब्रेकआउट दिया आज। उसके बाद हिंडाल्को मजबूत पहले से ही था। आईसीआईसीआई बैंक प्रू की अगर आप देखें तो जिस प्रकार का रिस्पांस मिला, 10 गुना सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद तेज है। आरकॉम स्टिल इन रेंज, आई थिंक कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम्स खींचता हुआ अपनी तरफ। और इसमें आई थिंक एक वेदांता स्टॉक है जो कि स्ट्राइक कर रहा है। फाइनेंशियल स्पेस के स्टॉक्स में अभी अभी खरीदारी एक्सटेंड हुई है। एनबीएफसी शेयर्स को इसलिए देख लेते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। उज्जीवन फाइनेंस 9% की मजबूती के साथ डे हाई पर आ चुका है 443 के लेवल्स पर। आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एलआईसी हाउसिंग में एक सडन स्पाइक आया है डे हाई पर। उज्जीवन फाइनेंस भी करीब 9% ऊपर आ चुका है। जीआईसी हाउसिंग भी लोअर लेवल से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अभी भी 1.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्रुप फाइनेंस 0.1% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती हुई देखिए। उज्जीवन फाइनेंस डेफिनेटली एक अलग स्टैंड आउट हो रहा है, जहां पर 9% के गेंस अभी भी देखे जा रहे हैं। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपकी स्क्रीन पर, जिनमें 1 से 1.5% की बढ़त अभी भी बनी हुई है। स्मॉल कैप स्पेस से ही जो स्टॉक्स परफॉर्म, जिन्होंने आज दिन भर किया और जो अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं, उन्हें देखें तो आप देखिए एक हाईटेक गियर को 20% का अपर सर्किट लग चुका है स्टॉक में। ऑटो स्पेस की कंपनी एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई आज और अब अपर सर्किट पर लॉक्ड है। शिपिंग स्टॉक्स में आज एक अच्छा मूव था। श्रेयस शिपिंग, एबीजी शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मर्केटर, सभी में बाइंग देखी जा रही थी। श्रेयस शिपिंग अगेन 20% के अपर सर्किट पर अभी ट्रेड करते हुए। भारत गैस 20% ऊपर है। इसके अलावा डी लिंक यहाँ भी 18% का उछाल है। कैपरी ग्लोबल 256 के लेवल देखे जा रहे हैं। 16% के इजाफे के साथ ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट यहाँ भी अच्छा रुझान अभी के साथ में बना हुआ है। बिल्कुल, अगर आप देखें ये दीपाली जिक्र कर रही थी कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप में स्ट्रॉन्ग स्विंग वाले काउंटर्स। इस बीच हमारे साथ मिस्टर वीके शर्मा हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से बात करने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार। जिस इवेंट को हम कई महीनों से चेस कर रहे थे, जिसके बारे में बातें कर रहे थे सर, जिस तरीके से ये इवेंट मैच्योर हुआ, फेड ने दिसंबर तक के लिए बात टाल दी और जिन सर्कमस्टेंसेस में टाली है उसके बारे में आप बात अमूमन करते आए हैं। आपको क्या लगता है कि सर ये अब विषय एटलीस्ट 1-1.5 महीना 2 महीना मार्केट्स को रेस्ट करने देगा? इससे थोड़ा सा हम अप्रभावित से रहेंगे क्या अगले कुछ महीने, या फिर अभी भी ये
थोड़ा सा सिरदर्द है बाजार का? नहीं, हम इसको इस ये जो कुछ हुआ है इससे हम प्रभावित जरूर होंगे, पर इस पे जो प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ेगा वो पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव नहीं। पहले ये बात को ध्यान से समझें कि यूएस के इलेक्शंस बीच में हैं और वो एक बड़ा इवेंट हो जाएगा। नवंबर 1 या 2 को फेड की अगली मीटिंग भी है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर क्योंकि प्रावधान नहीं है किसी प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो अज्यूम किया जा सकता है कि उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं कंसिडर ही नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि वो इलेक्शंस की तरह नज़दीक है कि वहाँ पे किसी प्रकार का डिसीजन लेने की संभावना ही नहीं है। तो ये बात सीधी दिसंबर पे जाती है और ऐसे माहौल के अंदर नवंबर तक की हमको कबड्डी खेलने का मौका मिलता है और उस पाले में जिसको भी आप छू के आना चाहते हो आप आ सकते हो। और मेरे ख्याल से बाजार इस बार अपना जो उच्चतम हाई है उसको छुएगा। वहाँ से कितना आगे जाएगा वो उसके डिपेंड करेगा किस तरह का स्ट्रक्चर हमारा मार्केट टेक्निकली बनाता है। जी शर्मा साहब, ये एनबीएफसी स्टॉक्स पर अभी आप क्या कर रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद कई दिनों से ये स्पेस शांत था, अभी अभी स्पाइक इनमें इमर्ज हो रहा है, स्पार्क दिख रहा है। इक्विटास, उज्जीवन जो रिसेंट लिस्टिंग है यहाँ पर खरीदारी दिख रही है। M&M फाइनेंशियल जैसे स्टॉक सब दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं। लेकिन कई दिनों बीते कुछ दिनों में जो हमारी बातचीत हुई है कई मेहमानों से, उनका मानना ये था कि शायद अब थोड़ा बबल बिल्डिंग प्रोसेस स्टॉक्स में शुरू हो जाए क्योंकि बहुत चल चुके हैं। आपकी राय क्या है और अभी भी चेजेबल कोई स्टॉक लग रहा है आपको यहाँ से? जी, ये जो स्टॉक्स हैं, पहली बात ये हम समझें कि ये जो एक बड़ी जो चीज़ हुई है इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ावा नहीं है अगले 1.5-2 महीने तक, तो उसका मतलब ये हुआ साफ तौर पे कि बैंकिंग वापस लीड करेगा और बैंकिंग लीड करेगा तो एनबीएफसीज पीछे नहीं रहेंगे। उनके अंदर रेगुलेशन जो रिजर्व बैंक का आना है वो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक नीचे जाएंगे। ये स्टॉक ऊपर से गिर चुके हैं और काफ़ी लोग जो इसमें पहले रह गए थे अब दोबारा ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दोबारा एक बार नए सिरे से अगले 1.5-2 महीने के लिए पोजीशंस बनाना कोई गलत बात नहीं होगी। आप बाजार के साथ साथ इनमें निवेशित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहाव, ये जोर शायद और जोर पकड़ेगा आगे चलते हुए। सर एक और चीज़ बताइए, अब ठीक है, पहले मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि ये विषय हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा अब और हमारे लिए इनफैक्ट सहायक ही होगा। अब सर एज ए इन्वेस्टर भी या फिर एज ए ट्रेडर भी, आई मीन जो लोग थोड़ा सा बाजार को समय देते हैं, महीना 2 महीना अपने अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उन पे कैपिटलाइज करते हैं, समय देते हैं जिनको स्टॉक्स, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? क्या पकड़ें जो कि बहुत रिस्की भी ना हो और क्या अवॉइड करें जो कि अब रिस्की हो चुका है? और मिड कैप में कोई खास फ्लेवर आपका सर जो कि क्लाइंट्स को भी आप लोगों ने एडवाइस किया हो? देखिए, मैं ना ब्रॉडली आपके शो पे बात करता हूँ कि बाजार कहाँ जाएगा और क्या आगे रवैया रहेगा। तो जो सेक्टर स्पेसिफिक पे मेरा ये मानना है कि इस वक्त बैंकिंग बाकायदा लीड करेगा और आपकी ऑटोज़ के अंदर, ऑटो एंसिलरीज के अंदर तेज़ी बरकरार रहेगी और आपके एनबीएफसी शामिल होंगे उसमें, क्योंकि डॉलर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हो सकता है हम देखें कि गोल्ड और कमोडिटीज़ भी थोड़ी बेहतर करें। तो ऐसे माहौल के अंदर इनके अंदर जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग की बेट्स हमेशा लंबे समय के लिए तो नहीं हो सकती, महीने भर के लिए भी नहीं हो सकती, लेकिन इसको ट्रेडिंग पोजीशन बेसिस पे आप एक 3-4 दिन या 5 दिन के लिए आप ज़रूर इनमें पोजीशंस को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे सेक्टर्स मैंने जिक्र किया है, लेकिन एक स्टॉक जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका था आपके शो पे, उसके बाद में ये स्टॉक बढ़ भी गया था और वापस अभी आराम करता हुआ नीचे आया है। वो स्टॉक का नाम एम्फेसिस, तो ये करीब अभी 516 रुपये पे कोट करता है। आज ये स्टॉक 1% ऊपर है। तो इस पे तवज्जो इस बात की दिलाना चाह रहा हूँ, याद ये ध्यान रहे इन्वेस्टर्स को कि ये ऐसी कंपनी है जिसका FY16 का भी जो डिविडेंड है वो अभी आया नहीं है। इसकी बोर्ड मीटिंग अभी आज ही उसकी डेट आई है, बोर्ड मीटिंग है और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन होगा कि क्या इनका डिविडेंड आएगा। तो यहाँ पे एक डिविडेंड स्ट्रिपिंग का एक मौका आता है। दूसरी बात, कंपनी ने बीच में प्रेस जो अपने कॉन में ये भी बोला था कि हो सकता है वो इस बार एक स्पेशल डिविडेंड भी दें। तो ये तो क्योंकि नोटिस के अंदर इस बात का जिक्र नहीं है स्पेशल डिविडेंड का, तो ये मैं कहूँगा कि इस पे अपेक्षा रखना गलत होगा। लेकिन नॉर्मल डिविडेंड के साथ साथ ये संभावना तो बनी रहती है कि जिस तरह से कोई भी बोर्ड अपना डिसीजन लेता है, ये भी हो सकता है स्पेशल डिविडेंड भी शायद इसमें ऐड हो जाए। जी, प्रदीप सुरेखा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल करते हैं शो में। गुड आफ्टरनून प्रदीप जी। अभी निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी आप ट्रेडर्स को रेकमेंड करेंगे? 8850 के ऊपर अभी भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ से ट्रेड्स अगर कल के लिए कैरी करने हो निफ्टी पर तो क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे?
देखिए, जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ और एक कंसोलिडेशन हमने जो 3 दिन किया, और उस कंसोलिडेशन में सबसे बड़ी बात थी दिवाली की, आप देखो कि निफ्टी किसी भी हालत में पिछले 10-12 दिन से एक तो 87 के नीचे नहीं जा रहा था, और इन 3 दिनों में 8750 को बहुत रेस्पेक्ट देने के बाद आज इवेंट पूरा हुआ और गैप से ऊपर आया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस गैप से ऊपर आने के बाद हम मोटा मोटी इस रेंज को होल्ड कर रहे हैं, निफ्टी नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप निफ्टी लॉन्ग करके ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी बड़ी रिस्क लेना चाहते हो तो 8750 का स्टॉप लॉस होगा, और नहीं तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है 8820 8825 के आसपास, अगर आप बहुत छोटे समय के लिए ट्रेड कर रहे हो तो ये ब्रेकआउट के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आपको बने रहना चाहिए। जी हाँ, चलिए इस बीच थोड़ा सा टॉप ट्रेड काउंटर्स की स्क्रीन जो मैं दिख रहा था उसमें अगर आप देखें, एक दो ब्रेकआउट्स जो थे अच्छे, उसमें फेडरल बैंक था, उसमें अरविंदो फार्मा था। आज सुबह हमने आपको टुडे स्टेट में कि टीवीएस मोटर्स की वकालत की थी, जरा देखिए उसको भी। ये भी ऑलमोस्ट आप देखिए अरविंदो फार्मा 850 2 दिन पहले अगर आप देखिए कंसोलिडेट कर रहा था उस रेंज में, कहाँ पे 810 पे, और अब आप देखिए टीवीएस मोटर्स 348 पे एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा था। आप देखें 338 के ब्रेकआउट के 342 के ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था, और फाइनली अगर आप देखिए वो आ ही गया। तो अच्छा मूव से दिया। प्रदीप, बहुत संक्षेप में इन तीनों स्टॉक्स पे आपकी राय है? देखिए, टीवीएस मोटर के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है वीरेंद्र। जिस तरीके से 300 320 30 के बाद में और आज 21 साल के नए हाई पे ट्रेड कर रहा है, मेरे को लगता है एक बार ये 350 के ऊपर निकलेगा तो इसमें और एक अच्छा नया मूव देखने के लिए मिलेगा। तो टीवीएस में आपके पास में अच्छा मूव बनता है अभी। जी, चलिए इसके अलावा एल&टी के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दरअसल एल&टी को एक ऑर्डर मिला है वियतनाम से, बॉर्डर गार्ड का ये ऑर्डर है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर बी कन्नन मौजूद हैं, एमडी और सीईओ एल&टी शिप बिल्डिंग लिमिटेड के। मिस्टर कन्नन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दी शो। पहले तो इस ऑर्डर की बारीकियां आपसे जानना चाहेंगे, जो वियतनाम बॉर्डर गार्ड के लिए आपको ऑर्डर मिला है, इसके टोटल वैल्यू क्या है, क्या इंडिविजुअली आपने ऑर्डर ग्रैब किया या फिर किसी जॉइंट वेंचर में, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड क्या है? Yeah, I just quickly brief you on that. This requirement is for the Vietnam Border Guard, which is similar to our Coast Guard, and they require for high-speed petrol vessels, and they were looking at India for this shipbuilding activity as well as ship design activity. So they examined and assessed about 6 shipyards in India, and they shortlisted 3, and then subsequently they selected us because they wanted a shipyard which would be able to meet the requirement both in design as well as in construction. We are very happy that we got selected for this, and it's a 100 million order, almost 100 million order, and we have to execute this project within 2.5 years, and we're looking forward to it as a great challenge for our design as well as construction team. ओके, एग्जैक्टली सर। वियतनाम और यहीं से अगर आप देखें संबंधित कुछ और देशों में आप मानते हैं कि कुछ और रिपीट ऑर्डर में मिलेंगे आपको? और स्पेशली अगर मैं पूछूं कि इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित कितनी ऑर्डर बुक हैं आपकी, ऑर्डर बुक कितनी है आपकी, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल कितने और ऑर्डर ऐड हो जाएंगे इसमें? First, I'll tell you about the prospects of getting more orders in this particular segment. We are looking at a segment of high-speed patrol vessels which are very useful for coastal security. There are a large number of nations in the Indian Ocean area, in the Indian Ocean region, which require this type of vessels for their Coast Guard or for their Navy. And this is one export order which we got. In fact, it's the first export order for an Indian shipyard. And I'm sure many more will follow, because this is one area segment where at the moment the competition is only with shipyards either from Europe or from Korea, and I'm sure we will be able to pitch into that and expand our market. The second question which you asked is, it's going to be totally designed by us, and it is going to be completely manufactured by us in our shipyard in Cochin. We already engaged in 3 other defense programs. 2 of a Coast Guard and 1 for the Navy. And for the Navy, we are designing and building a floating dry dock, which Navy will deploy in the Andaman Nicobar Islands. And as far as Coast Guard orders are concerned, we are designing and building 7 offshore patrol vessels for them, and also a large number of high-speed interceptor boats.
the interesting point or the important point in all this is we do the design ourselves, which is a capability which we are extremely proud of, and that gives us a great amount of confidence to go for in a competitive manner for future orders. ओके मिस्टर कन्नन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इस ऑर्डर पर। और इन्होंने कहा कि वियतनाम, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी से अगर आप देखें काफ़ी बड़े ऑर्डर इनको मिल भी रहे हैं। इसमें 1499 पर आप देखें ऑलमोस्ट डे है पर 1500 के साइकोलॉजिकल लेवल को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ एल&टी। एक और खास मेहमान मिस्टर निपुण मेहता हमारे से जुड़े हैं बात करने के लिए। निपुण, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। निपुण, पोस्ट फेड अगर आप देखें आई थिंक मदा थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ सा फील कर रहा है। 20,101 का स्तर यहाँ पर 272 अंक ऊपर निफ्टी बैंक है, 100 अंक ऊपर आपका निफ्टी है। अभी आपको लगता है कि अब ये जो रिलीफ मार्केट्स को मिला है, एक प्रेशर पॉइंट रिलीज हो गया है, नाउ इट्स क्वाइट इजी टू रीगेन 9,000 और माइट बी क्रॉसिंग 9119 ऑन द हायर साइड? देखिए, जो पहले हमने जो मार्केट्स में मोमेंटम देखा था ये लिक्विडिटी ड्रिवन था। अब भी जो अगर मार्केट्स ऊपर जाएगा तो प्योरली लिक्विडिटी ड्रिवन होगा। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों के जो डेवलपमेंट्स हैं या फिर कल के फेड की जो कमेंट्री है उससे एक निष्कर्ष निकालें तो ये क्लियरली पता चलता है कि ग्लोबल कंसर्न्स अभी भी जरूर हैं। भले ही यूएस में ग्रोथ हो रहा हो, कुछ हद तक लेबर के फिगर्स या अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स कम हो रहे हों, लेकिन ओवरऑल कंसर्न्स फेड को भी है ग्लोबल सिनेरियो में, वेदर इट इज द जापानीज इकोनॉमी, यूरोपियन यूनियन में जिस तरह से नेगेटिव रेट्स चल रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे चाइना का अगर कैपेक्स देखें तो ग्लोबल कैपेक्स जो होता है उसमें ऑलमोस्ट 25-26% सिर्फ चाइना में होता है। और अगर चाइना में स्लो डाउन हो रहा है तो इस तरह का कैपेक्स क्लियरली एक स्लो डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल ग्रोथ पे इंपैक्ट हो सकता है। तो ये सब कंसर्न्स फेड के हैं जिसकी वजह से रेट हाइक नहीं हो रहा है। और इसी वजह से जो लिक्विडिटी फ्लोज हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, भले ग्लोबली हमने सब सेंट्रल बैंक्स को क्वांटिटेटिव ईजिंग या बड़े ग्लोबल बैंक्स को, सेंट्रल बैंक्स को क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हुए देखा, जापान में देखा है, यूरोप में देखा है, यूएस में भी देखा है। लेकिन फिर इतनी लिक्विडिटी है फिर भी जो इंस्टीट्यूशंस के पास लिक्विडिटी है वो शायद अभी भी कॉशियस रहेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्लो इनटू इमर्जिंग मार्केट्स। एक ओवरऑल लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हम फ्लोज जरूर देख रहे हैं। हमने साउथ ईस्ट एशिया में भी देखा, इंडिया में भी काफी एफआई फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी लिक्विडिटी फ्लोज हैं। लेकिन ये बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल कंसर्न हम इतने लिक्विडिटी फ्लोज का मोमेंटम इतना नहीं देखेंगे। भले मार्केट्स हायर लेवल्स पे पहुंचे, ये प्योरली लिक्विडिटी फ्लोज पे होगा, लेकिन जितने ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लोज अदरवाइज हैं उसमें से कुछ कम परसेंटेज हम ओवरऑल फ्लोज आते हुए देखेंगे, वेदर इट इज इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया। जी शर्मा साहब, अभी एल&टी की बात हो रही थी तो मैं एल&टी पर कमेंट लेना चाहूंगी और साथ ही साथ एल&टी टेक्नोलॉजी पर भी, जिसकी लिस्टिंग कल होनी है। पहले तो एल&टी की बात करें तो 2014-15 का लीडर 2015 के एंड से थोड़ा सा शांत हुआ, वापस इसने लोअर लेवल से चलना शुरू किया है। अभी क्या ये अपनी वापस लीडरशिप गेन करने की पोजीशन में है या नहीं, क्या स्ट्रैटेजी आपके एल&टी पर? दूसरा, एल&टी टेक सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह का रिस्पांस हाल ही के आईपीओस को हमने देखा है, 2.5 गुना ये सब्सक्राइब होता, थोड़ा सा स्ट्रेच वैल्यूएशन का इशू था। अब कल किस तरह की लिस्टिंग की आपको लग रही है होगी, और जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए स्टॉक को देखा उनको क्या करना चाहिए? जी, मेरी सलाह एक पब्लिक इशू के लिए मैं एडवाइस दे देता हूं, पर एल&टी स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दूंगा आम, क्योंकि उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टर को चाहिए कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं लिस्टिंग गेन पे बेचूं तो कोई भी स्टॉक हो उसको आप लिस्टिंग गेन ले लेना चाहिए। और अगर वो लिस्टिंग गेन के नीचे हो तो आप अब एक एडवाइज़र से जिसने आपको बोला था उस स्टॉक में कि पैसे लगाइए, उससे पूछ लीजिए भी मैं इस वक्त लॉस में निकलूँ या खड़ा रहूँ। ये एक मेरी ब्रॉड एडवाइस। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्वीक करना चाहूँगा क्वेश्चन को दीपाली, वो ये कि जिस बात से हम लोग घबरा रहे हैं इस वक्त, हमको ये ध्यान दे देना चाहिए कि जो फेड की जो स्टैंस रहा है वो हमको एक मौका दे रहा है। बिकॉज अभी से लेकर नवंबर एंड तक जब हमारे यहाँ से करीब 25 से 27 ट्रिलियन डॉलर्स को या तो वापस जाना है या फिर उनको फर्दर रोटेट करना है, जो FCNR जो आए थे हमारे पास बैंकों के जरिए वो, तो उसके लिए बहुत ही उम्दा माहौल मिला है कि जब वो डॉलर बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा तो ऐसे वक्त के अंदर ये हमारे लिए
एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है जिसका मैं समझता हूँ कि ये मार्केट भरपूर उठाएगा। तो नवंबर में जो मार्केट हैं वो यहाँ से कम 4 या 5% ऊपर होंगे, नीचे के सवाल ही नहीं उठता। मैं उस दृष्टि से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक घबराहट के लिए नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ये एक माहौल जो है ये भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अच्छा बनने जा रहा है, विच माइट रिजल्ट इनटू अ री-रेटिंग ऑफ आवर इकोनॉमी एंड विच वुड प्रॉब्ली फोर्स सम ऑफ द रेटर्स टू अपग्रेड इंडिया। वाकई अगर आप देखें बड़ी बात कही आपने। खैर हमारे पैनल में इस वक्त वीके शर्मा जी हैं, साथ ही साथ निपुण मेहता, टेक्निकल्स पर प्रदीप सुरेखा हमारे साथ बात कर रहे हैं इस वक्त, और उपेंद्र कुलकर्णी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन निपुण आपसे पूछना चाहूँगा, आई मीन इस वक्त आपको चेज करने लायक है, आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक आप बात नहीं करते हैं, लेकिन आई मीन देखिए बैंक्स ने डिलीवर किया, एंड स्पेशली बैंक्स बास्केट में अगर आप देखें आपका प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ने डिलीवर किया। ऑटो में तो आग लगी हुई है, चाहे वो ऑटो हो, टायर हो, बैटरी हो, एंसिलरी हो। फार्मा ने अब मूव दिखाना शुरू किया है। लुक एट ऑरबिंदो फार्मा ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट डे हाई, शानदार मूव, 50 रुपए का मूव ऑरबिंदो फार्मा खींच रहा है। अभी आपको फार्मा में थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है? देखिए जो मूवमेंट हुई है पिछले कुछ हफ्तों में या महीनों में, ये एक रोटेशनल मूवमेंट जनरली हुई है, और हमने अंडर परफॉर्मेंस आईटी और फार्मा दोनों की तरफ से देखा है। एट द सेम टाइम ऑटोज, मेटल्स, सीमेंट, एनबीएफसीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये सब में काफ़ी अच्छी रैली देखी है। सो इस तरह का रोटेशनल मूवमेंट आगे जाके भी रहेगा। बट ओवरऑल अगर फार्मा के फंडामेंटल्स की बात करें तो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर द सीरियस कंसर्न अबाउट यूएस एफडीए, कोई मेजर कंसर्न्स फार्मा में नहीं है। कंसोलिडेशन भी कुछ हद तक हम देखते आ रहे हैं। रिजल्ट्स में कोई एक्सेप्ट सर्टन कंपनीज जहाँ पे यूएस एफडीए के इश्यूज हैं, उसमें भी हमने करेक्टिव एक्शन होते हुए देखा है, और उसकी वजह से सम ऑफ देम आर हैव कम अबव बोर्ड। तो फार्मा में वापस एक रिजम्पशन ऑफ अपवर्ड मूव सूनर और लेटर शुरू होगा। उनके फंडामेंटल्स में, उनके ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है, एक्सेप्ट लाइक आई सेड इन सिलेक्ट केसेस जहां पे यूएसएफडीए इश्यूज हैं। सो आई थिंक फार्मा विल कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द सेक्टर्स which will attract fair amount of institutional interest and retail and HNI interest, and it will be one sector आगे जाके भी जहाँ पे other than companies जहाँ पे USFDA issues हैं, you could see continuous upward momentum happening. जी मिस्टर मेहता, लेकिन ये बैंकिंग शेयरों पर अभी आप क्या कर रहे हैं? प्राइवेट बैंक्स की थोड़ी जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हुई है उसको लेकर थोड़ी बातचीत ज़रूर हुई है, लेकिन स्ट्रीट अभी भी जो एनपीए रिकवरी स्टोरी है उससे पूरी तरह से कन्विंस दिखी नहीं है। लेकिन तो अभी इमीडिएट स्ट्रैटेजी या फिर अभी इमीडिएट आउटलुक आपका प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स पर है क्या? निपुण जी, आपकी राय क्या है बैंक्स पर? ओके अब या आई थिंक बैंक्स में हमने एटलीस्ट विद इन बैंक्स देखें या विद इन फाइनेंशियल्स देखें तो एनबीएफसी प्राइवेट बैंक्स में तो काफ़ी रनअप हमने देखा है। आई थिंक एनबीएफसीज में एसेट क्वालिटी के इश्यूज कम हैं। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें भी टू एन एक्सटेंट कम है, इसकी वजह से हमने री रेटिंग देखा है। बट ओवरऑल इफ यू सी देयर हैज बीन एन अपटिक एज फार एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर कंसर्न। शायद जैसे पहले भी कहा गया है 1 या 2 क्वार्टर अभी भी पीएसयू बैंक्स में कंसर्न रह सकते हैं, लेकिन जो अपवर्ड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जो क्रेडिट ग्रोथ जब तक हम तभी देखेंगे जब एक कैपेक्स साइकिल का टर्न अराउंड होगा, अर्निंग्स में एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड होगा, तब तक एनपीएस के इश्यूज या फिर बैंक्स के मैनेजमेंट्स हैं वो क्लीनिंग अप ऑफ बैलेंस शीट्स में ही एफर्ट्स ज़्यादा करते रहेंगे। आई थिंक we are still about 2 to 3 quarters away, not just from the ending of this cleaning up of this NPA issue for PSU banks, but also from showing a turnaround in terms of credit growth. अभी भी हम कैपेक्स साइकिल में टर्नअराउंड नहीं देख रहे हैं। जो फोकस रिटेल पे या रिटेल लेंडिंग पे था वो एनबीएफसीज ने काफ़ी कैप्चर कर लिया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कैप्चर कर लिया है। एसएमईज में भी ग्रोथ जो भी जितना था वो भी उन्हीं सेगमेंट्स ने कर लिया है कैप्चर। तो पीएसयू बैंक्स में जो टॉप लाइन ग्रोथ का जो इशू है वो एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स तक आगे जाके भी रहेगा। लेकिन आई वुड थिंक डाउनसाइड फॉर द पीएसयू बैंक्स इज नाउ फेयरली लिमिटेड, as and when you see
एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक रैली आएगी, एक ग्रेजुअल कैचअप पीएसयू बैंक्स भी करते जाएंगे क्योंकि उनका वैल्यूएशन डिफरेंशियल वैल्यूएशन गैप काफी बढ़ता जा रहा है इंक्रीमेंटली. सो आई थिंक पीएसयू बैंक्स माइट जस्ट अंडर परफॉर्म अ बिट, बट एट द सेम टाइम एज यू सी अदर फाइनेंशियल्स मूविंग अप, पीएसयू बैंक्स विल कीप परफॉर्मिंग along with or as a catch up to the rest of the financials. जहाँ इस बीच एक बार जरा आईटी बास्केट को भी देख लेते हैं. हमने ये जो डिस्कशन शुरू किया ना पहले यूएस मार्केट से, यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लेकिन आईटी कंपनियों का टेक है कि भैया हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू डेस्टिनेशन बीएफएसआई अच्छा नहीं कर रहा है. लेकिन तीसरी चीज़ ये भी है, जरा प्लीज़ आप जरा 4 महीने के 6 महीने के चार्ज दिखाइए इन्फोसिस के भाव जो है ना, जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो अब गिरने को राजी नहीं है. जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ आप इन्फोसिस को देखिए, 1030 का लो. जब आपने पहली बार इन्फोसिस को सुना होगा कि भाई इन्होंने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को अगर आप देखें डाउन साइड पे रिवाइज किया. शर्मा साहब, इस प्राइस पर जो प्राइस बोल रहा है कि बॉस मैं नीचे जाने को तैयार नहीं हूँ 1030, ये क्या आपको एंट्री पॉइंट दे रहा है क्या इस वक्त? जी, ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे. इन्फोसिस ने जो 2000 के पहले जो रिटर्न दिए थे वो देंगे नहीं. आप 10 से 12% के रिटर्न्स इन्फोसिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए ये उपयुक्त समय है ये स्टॉक लेने का. ऐसा लगता है जब बाज़ार इतने कमजोरी को सहन करके स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे अब लगता है कि जैसे ही सेलिंग रुक जाएगी तो बाइंग वापस दौड़ के आएगी. तो ऐसे माहौल के लिए 10 से 12% के लिए इस स्टॉक में पोजीशन ली जा सकती है इन्फोसिस में. जी, डे हाई पर कुछ स्टॉक्स जो ट्रेड कर रहे हैं उनमें किर्लोस्कर ब्रदर्स 10.5% ऊपर है, ल्यूमेक्स इंडस्ट्री 9.5% का इजाफा दिखा रहा है, डी-लिंक की ऑलरेडी हमने बातचीत की, और सद्भाव इंफ्रा भी एक और परफॉर्मर जहां पर 11.5% गेन्स भी देखे जा रहे हैं. 4 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं. निपुण मेहता हैं, वीके शर्मा है, प्रदीप सुरेखा है और उपेंद्र कुलकर्णी हैं. निपुण जी, बीते 3-4 महीने में मॉनसून थीम के बारे में काफी बातचीत हुई है. क्या इस थीम को अभी भी प्ले किया जा सकता है? ट्रैक्टर सेगमेंट पर, या फिर 2 व्हीलर कंपनीज को देखा जा सकता है, या फिर जो भी सेक्टर्स कंजम्पशन स्टोरी से रिलेटेड है, फिर चाहे वो एफएमसीजी स्टॉक्स ही क्यों ना हो, तो क्या इस थीम पर अभी भी बेट करने का स्कोप है? बिल्कुल है. आई थिंक हमने जो इनिशियल रैली देखी मॉनसून के थीम पे, कंजम्पशन के थीम पे, वो उसमें एक काफ़ी स्टॉक्स में रनअप हुआ था, लेकिन एट द सेम टाइम पिछले कुछ समय से एक टाइम करेक्शन हो रहा है, क्योंकि उनमें जैसे जैसे आगे जाके डिमांड ज़्यादा दिखेगी, डिमांड के फिगर्स आएंगे, फेस्टिव सीजन के फिगर्स आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, एंड पर्टिकुलरली दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, उस बेसिस पे आर सेंसेस की बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी रनअप हो सकता है आगे जाके भी कंजप्शन स्टॉक्स पे. आई थिंक दैट स्टोरी इज प्रोबेबली स्टार्टेड, and which is the reason why post maybe the September quarter results and particularly December quarter results के बाद हम entire space में, consumption space में आगे जाके भी रैली देखेंगे, whether it is 2 wheelers, 4 wheelers, the entire discretionary spending space that is there. And you could see a potential re-rating happening. अगर दिसंबर और उसके बाद जो मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स में भी ग्रोथ पोटेंशियल आया, तो री-रेटिंग इस वजह से कि अगर हमने डिमांड में सिग्निफिकेंट अपटिक देखा, तो काफ़ी मैनेजमेंट्स उसके बाद हम देखेंगे कि कैपेक्स अनाउंस करेगा कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, और जिसकी वजह से एक फर्दर री-रेटिंग काफ़ी स्टॉक्स में हो सकता है. सो आई थिंक दैट कंजम्पशन थीम डज स्टिल कंटिन्यू एंड will continue to attract institutional interest going ahead. इस बीच जरा एक बार एडीजी समूह के स्टॉक्स को देखते हैं. एडीजी एग्जैक्टली क्या कर रहा है? वोल्टास इस बीच आपकी स्क्रीन पर 381 के स्तर पर लगभग 0.5% ऊपर, डे हाई से रिट्रेस हो गए. आरकॉम, रिलायंस इंफ्रा, आर कैप, रिलायंस डिफेंस सभी को देखिए आप देखें, सब में हर निशान है. उपेंद्र कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं. उपेंद्र, इस बास्केट में, एडीजी बास्केट में, आरकॉम में हमने एक साइडवेज मूव देखा, लेकिन अगर आप आर कैप को देखें और रिलायंस इंफ्रा को देखें, इन्होंने सब्सटेंशियल मूव दिया है. इनमें से कोई स्टॉक जिसको चेस कर रहे हैं आप लोग, या फिर क्लाइंट्स को एडवाइस किया हो? रिलायंस एडीएजी ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड पैची ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड दिस नो डिनाइंग फैक्ट अबाउट दैट. लेकिन ये चलती मार्केट में जो उन्होंने एक एफर्ट्स किया है फॉर रिड्यूसिंग द डेट, उसका उनको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है.
मेरे ख्याल से रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अर्स्टवाइल VSCS ये दो कंपनियां उनमें ठीक ठाक लगती है, बाकी कंपनियों में स्ट्रेस अभी भी बाकी है। सो रिलायंस कैपिटल में उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग की है एंड आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट देम। लेकिन आप एक स्टैंड अलोन देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट, देन देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दैन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। But if you want to specifically invest in this group, Reliance Capital and Reliance Infrastructure, these are the two opportunities which can be looked at. जी शर्मा साहब, ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स और ऑटो एंसिलरी स्पेस से अमर राजा बैटरीज और एक्साइड, ये कुछ ऐसे शेयर्स रहे हैं जिन्होंने बीते 1 महीने में 3 महीने में अच्छा रन अप दिखाया है। अभी क्या करना चाहिए इन शेयरों पर, क्या सलाह है आपकी? मेरे ख्याल से इनमें कोई इस वक्त कोई वजह नहीं है कि आप इनसे निकलें, इनके अंदर बने रह सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रही हैं और अच्छा करेंगी। टाटा मोटर्स भी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अच्छा ही कर रहा है। हाँ, जब कभी भी इसका जब एक्चुअली में जब ब्रेक्सिट होगा तो उस वक्त इसके जो प्रॉब्लम्स आएंगी यूरोप में इनको सामान भेजने की, जो यूके में मैन्युफैक्चर करते हैं, वो तब मार्केट उसको देखेगा। लेकिन फ़िलहाल इनसे निकलने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। इनफैक्ट जो स्टॉक्स एक बार रह गए हैं और जिनमें पार्टिसिपेशन अभी नहीं हुआ है उनके अंदर दोबारा देखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस अशोक लेलैंड जो करीब ऊपर के लेवल से 26% नीचे चल रहा है अभी, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, ट्रेडिंग बेट की तरह से। इस बीच जरा मैं थोड़ा सा वायदा कारोबार की बात करना चाहूँगा। आज के टॉप 5 OI गेनर्स को देखिए आप जरा इस वक्त। TVS मोटर्स फर्स्ट, डेरिवेटिव्स में एट 3-1, ये टॉप OI गेनर है। दूसरा है फेडरल बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस। तीसरा है टायर स्पेस से अगर आप देखें सीएट। चौथा है डाबर, जिसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। आई थिंक इस पे डाबर पे एक हाउस व्यूज भी नेगेटिव भी आए थे आज सुबह। और उसके बाद अजंता फार्मा। तो आप देखिए ऑटो, बैंक, अगेन ऑटो, देन FMCG और फार्मा, ये 4 सेक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा OI खींच रहे हैं। और प्राइस गेनर्स कौन कौन से हैं F&O के? वो है ऑरविंदो फार्मा, TV18 ब्रॉडकास्ट, बजाज फाइनेंस, भारत फाइनेंशियल और साथ ही साथ अमर राजा बैटरीज। ये हैं अगर आप देखें टॉप प्राइस गेनर्स। और OI लूजर्स, आज जहां से ट्रेडर्स बाहर निकल रहे हैं इस तेज़ी में अपने सौदे काट के बाहर निकल गए, उसमें एक UBL, गोदरेज और साथ ही साथ टेक महिंद्रा और ल्यूपिन में भी आप देखें तो आज ट्रेडर बाहर निकले हैं। 1532 लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है इस काउंटर में। प्रदीप, इनमें से जो चार एक स्टॉक्स का जिक्र किया मैंने, OI गेनर्स, OI लूजर्स, प्राइस गेनर्स, प्राइस लूजर्स, इनमें से कोई ट्रेड आपके जहन में आ रहा है इस वक्त? देखिए, आज एक नई थीम फिर से दोबारा से वीरेंद्र अगर आप नोटिस करो तो सारी NBFC के अंदर फिर से एक बहुत अच्छी बाइंग हमको देखने के लिए मिल रही है। और जब इस तरीके की बाइंग आती है तो भारत फाइनेंस नो डाउट उसमें लीड करता है। तो मेरे को लगता है अभी भी भारत फाइनेंस में भी बहुत अच्छा मौका है, MM फाइनेंस में भी बहुत अच्छा मौका लग रहा है। जहाँ तक आप UPL की बात करते हो तो इस स्टॉक का एक नेचर ही है कि ये एक बार 2-3-4% बढ़ने के बाद थोड़ा करेक्ट होता है और फिर ये नया हाई बनाता है। इसके चार्ट में कोई भी ऐसी डैमेज नहीं है। तो आज अगर ये गिर रहा है तो मैं इसकी गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लूंगा कि अगर आप ट्रेडर है तो आपको इसमें बाई करना चाहिए। डाबर गिर रहा है, वो आपने ठीक ही कहा है कि आज कोई नेगेटिव व्यू भी था, नेगेटिव रिपोर्ट भी थी, इसलिए डाबर गिर रहा है। तो बेस्ट अगर आप जाओगे तो मैं भारत फाइनेंस को ही प्रेफर करूंगा। जी निपुण जी, इस बार का अर्निंग सीजन आपने देखा होगा और अर्निंग सीजन में जो मैनेजमेंट की कमेंट्रीज आई अलग अलग ग्रुप्स की ओर से वो भी सुनी होगी। एग्जैक्टली की टेकअवेज आपके क्या रहे और मैनेजमेंट की कमेंट्रीज को सुनते हुए कौन से वो सेक्टर्स या फिर स्टॉक्स आपको ऐसे लग रहे हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, जहां पर अर्निंग ग्रोथ अगले 3 से 4 क्वार्टर में बनी रहेगी, जहां पर आपको अर्निंग विजिबिलिटी नजर आई? Well, I think top of the charts within that would be cement. हमने सीमेंट में मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव देखी। अब तक हमने इम्प्रूव्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखा। अभी तक बहुत ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं आया है। मॉनसून सीजन जैसे ही ख़त्म होगी, ऑर्डर्स ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। तो अगले 1 या 2 क्वार्टर में फर्दर प्राइसिंग पावर भी सीमेंट में आएगा, जिसकी वजह विच क्लियरली एड्स डायरेक्टली टू द बॉटम लाइन। तो नॉट जस्ट डिमांड ग्रोथ बट ऑल्सो ग्रेजुअल प्राइसिंग पावर की वजह से हम इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। दैट इज ऑब्वियसली वन की टेक अवे। आई थिंक ऑन द नेगेटिव साइड IT क्लियरली हैज शोन अप की आगे जाके ग्रोथ कंसर्न्स रहेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द लार्जर कंपनीज। कुछ मिड साइज कंपनीज हैं जिनमें अभी भी इंडिविजुअल स्टॉक बेस्ड
प्रोडक्ट ग्रोथ हो रहा है या डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल बिजनेस कहाँ पे है, उस बेसिस पे कुछ मिड साइज कंपनीज में अभी भी ग्रोथ आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आईटी स्पेस में ग्रोथ के कंसर्न्स हैं। आगे जाके 2 या 3 क्वार्टर्स में ये ग्रोथ कंसर्न्स रहेंगे। ये जो 10 to 12% ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं उसी रेंज में मोरलेस रहेंगे। उनमें एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आ जाए ऐसा नहीं लग रहा है। सो आई थिंक दैट्स अनदर की टेक अवे एज फार एज आईटी स्पेस इज कंसर्न, जिसमें कुछ हद तक अंडर परफॉर्मेंस हम आगे जाके भी कुछ क्वार्टर्स तक देखते आ सकते हैं। शर्मा साहब, आखिरी प्रश्न आपसे। जाते जाते इस सीरीज की रेंज क्या देख रहे हैं आप, मोर और लेस? एक ग्लोबल इवेंट जो है वो निकल गया, अब कुछ दिनों बाद अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा। इस सीरीज को आप कहाँ मैच्योर होते देख रहे हैं? 9,000 से पहले या फिर चांसेस लगते हैं आपको? जस्ट फॉर ए गाइडेंस फॉर ए ट्रेडर, 9,000 से ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है आपको, जिस प्रकार का मोमेंटम है या फिर जो पैसा कोने पे बैठा हुआ है इस वक्त, उसको देखते हुए? जी जी जी, पहली बात ये वीरेंद्र कि एक तरह का चैलेंज लेना, मेरे ख्याल से बोलना चाहिए लोगों को। ये कहना कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, कोई बात जवाब नहीं हुआ, आपके जो दर्शक है उनके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे क्योंकि जो अड़चने थी वो हट गई हैं और लोग बियरिश काफ़ी बैठे थे, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि हमारा जो मार्केट है 8950 के ऊपर क्लोज दे। अगर 8950 के ऊपर क्लोज देगा तो नया हाई होगा। तो वो एटीट्यूड लेके चलें। ऑब्वियसली जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा, ये आप जरूर रख के चलिए। चलिए, शुक्रिया शर्मा साहब, शामिल है आप शो में और मार्केट्स पर सभी सेक्टर्स पर आपने कमेंट शेयर किया।